जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज की क्लास में हम कंप्लीट नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये पेपर लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। किसी कारणवश मुझे रिकॉर्ड करके ये पेपर डालना पड़ा, क्योंकि पेपर हम सॉल्व करते हैं। हमारी चेन जो बनती हुई आ रही है पेपर सॉल्व करने की, वो हम अधूरी नहीं छोड़ेंगे, हम पेपर सॉल्व करेंगे। लेकिन किसी कारणवश मुझे रिकॉर्ड करके पेपर डालना पड़ा। तो अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर रहे हो और इस पेपर को सॉल्व करते टाइम कुछ क्वेरी अगर आपकी हो, क्वेश्चन का आंसर अगर आपको कुछ डाउट लग रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपके कमेंट इस टाइम पर मैं ज़रूर देख रही होंगी। और लास्ट में सभी स्टूडेंट अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा, इस पेपर में आपने कितना स्कोर अचीव करा है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन का आंसर फटाफट करिएगा। जीके का सेक्शन हम करने वाले हैं। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? इन विच क्लासिकल डांस इज द यूज ऑफ मास्क? क्लासिकल डांस तुम जानते हो, ये कथक, कथकली, उड़ीसी, भारतनाट्यम सब हमारे क्लासिकल डांस है। इनमें से कौन सा वाला है जिसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? आंसर करिएगा सभी। क्या आना चाहिए? कथक, कथकली, उड़ीसी या भारतनाट्यम? तो बिल्कुल सही, जो आंसर टिक कर रहे हैं कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का है। केरल का ये क्या है? क्लासिकल डांस है। इसमें मुखौटा, अजीब तरह का मुखौटा यूज किया जाता है। इनमें बाकी सब में मुखौटे का प्रयोग नहीं किया जाता। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश, यूपी का है। ये उड़ीसी से जाओ, जानते होंगे, लिखने की जरूरत नहीं, उड़ीसा का है मैम। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ऑप्शन बी क्या होगा? कथकली। इसमें अजीब सा एक मुखौटा, मुंह बनाया जाता है और डांस किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? विच कंट्री इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट या फॉरेस्ट, बिल्कुल पूर्व में कौन सी सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है? तो ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्या चीन आएगा, म्यांमार आएगा, थाईलैंड आएगा, वियतनाम? तो हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, सॉरी, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उसमें चाइना पूर्व की तरफ, इधर की साइड में चाइना है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री हम किसके साथ शेयर करते हैं? बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, अगर हम भारत का नक्शा देखें तो इधर हमारा पूर्व की तरफ ही बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है। तो इन दोनों में से बांग्लादेश सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन बांग्लादेश का ऑप्शन दिया नहीं है। उसके बाद हम म्यांमार पे टिक करेंगे। चीन क्यों नहीं लिया मैडम? चीन के साथ हम म्यांमार से ज्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो चीन इधर आ जाता है उत्तर की तरफ, यहाँ चीन और नेपाल यहाँ आ जाते हैं। यहाँ चीन है, यहाँ नेपाल है, इधर आपका म्यांमार और इधर आपका बांग्लादेश। तो सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री हम बांग्लादेश के साथ ही शेयर करते हैं। ठीक है, अब जिनको याद करना है, ट्रिक से याद कर लेना, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए याद करवा देती हूँ। देखो, ये हमारी नेबरिंग कंट्री है, यानी कि पड़ोसी जो देश है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इनमें लंबाई, सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री हम किसके साथ शेयर करते हैं, उसके हिसाब से ये ट्रिक है। बचपन में एमबीए किया, बहुत अच्छी ट्रिक है और बहुत काम किए बेटा। बचपन में एमबीए किया, तो बचपन के बाद से बांग्लादेश, च से, उसके बाद हम दूसरे नंबर पर चीन के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, और न से नेपाल के साथ, और फिर म्यांमार का। एमबीए के एम से म्यांमार का नंबर फिर आता है, और बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। ये हमारे पड़ोसी देश भी याद हो जाएंगे आपको, साथ साथ उनकी बाउंड्री। अगर आप किलोमीटर याद नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सीक्वेंस याद हो जाएगी कि सबसे पहले हम ज्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करते हैं? बांग्लादेश। म्यांमार का नंबर बहुत नीचे आता है, चीन का दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन चीन उत्तरी में है, उत्तर की तरफ है। इधर देखो चीन, ये रहा। और पूर्व का पूछा है, बिल्कुल पूर्व में, तो हमारे भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश यहाँ पर आते हैं, आप मैप में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन इसीलिए कहा था कि अच्छा है कि भारत के सुदूर पूर्व, यानी कि बिल्कुल पूर्व में कौन लंबी बाउंड्री शेयर करता है? तो बांग्लादेश, लेकिन है नहीं, म्यांमार हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, भील ट्राइब मेनली रिसाइड्स, कहाँ मिलेगी ये भील जनजाति? तो भील, गोंड, ये सारी जनजातियां हमें
जनजातियों के नाम पता होना चाहिए और कौन कौन से राज्यों में ये मिलेगी वो हमें पता होना चाहिए। तो बेटा जो भील है वो हर जगह, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी मिलेगी, कुछ इलाकों में गुजरात में मिलेगी, छत्तीसगढ़ में मिलेगी, इन सभी राज्यों में ये थोड़ी थोड़ी हर एक जगह हर एक क्षेत्र में इन राज्यों के ये मिलती हैं। इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलती है, बाउंड्रीज वाले एरिया में ये जनजाति मिलती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? द फ्रेज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? संविधान के स्रोत पता होना चाहिए। तो ये संविधान का जो स्रोत है, यानी कि कानून के समक्ष समान संरक्षण है, सभी के लिए कानून बराबर है, ये कहाँ से लिया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से? क्या होना चाहिए इसका आंसर? क्या आंसर होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल, जो टिक कर रहे हैं कि मैडम ये अमेरिका यूएसए से हमने लिया है। ठीक है, तो समानता या समानता का अधिकार, समता या समानता का राइट टू द इक्विलिटी वाला जो हमारा आर्टिकल है, याद रखना बेटा, 14 से 18 के बीच में आते हैं हमारे, क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में से एक अधिकार पहला है हमारा समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। आर्टिकल 14 में ही कहा गया है कानून के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। तो यहाँ पर दो टर्म आती है जो आपको याद रखनी है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से लिया गया है, यानी कि समान संरक्षण, समान समानता का कानून के समक्ष, वो हमारा यूएसए से लिया गया है, और हमने ब्रिटेन से लिया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समान, सामने सब समान हैं, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म अलग अलग हैं, दोनों शब्द अलग अलग है, आर्टिकल 14 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो, तो राइट आंसर हुआ हमारा यूएसए। ब्रिटेन से हमने क्या लिया? इक्वलिटी बिफोर लॉ लिया। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? व्हाट वेयर द हाउसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड ऑफ? आंसर करिएगा, क्या आंसर आना चाहिए कि जो सिंधु सभ्यता थी उसमें जो घर थे वो किसके बनते थे? ईंट के बनते थे, बांस के, पत्थर के या लकड़ी के? किसके घर बनाए जाते थे? जी हाँ, बिल्कुल, आपका आंसर जिन्होंने ऑप्शन ए टिक किया है, ब्रिक्स यानी ईंटों के घर बनाए जाते थे, किसमें? सिंधु सभ्यता में। चलिए, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? द लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथ इंडिया, या फिर पेनिनसुलर रिवर के नाम से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला। प्रायद्वीपीय भाग की सबसे लंबी नदी क्या होगा? प्रश्न, प्रायद्वीपीय, इंडिया का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसकी सबसे लंबी नदी भी पूछा जा सकता है, इस नाम से भी पूछा जा सकता है। तो प्रायद्वीपीय पूछे या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो क्या होगी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा? क्या आंसर आना चाहिए? क्या आना चाहिए? क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, गोदावरी। गोदावरी नदी क्या है? सबसे लंबी नदी है। इसके बाद किसका नंबर आता है? कृष्णा का, ये पहले नंबर पर, ये दूसरे, और तीसरे नंबर पर आती है कावेरी। नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। स्वामी नारायण मंदिर यानी कि अक्षरधाम कहाँ पर स्थित है? अक्षरधाम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन के हिसाब से आंसर दीजिएगा। क्या द्वारिका में है, पुरी में है, मथुरा में है, गांधीनगर में है? कहाँ है? क्या आंसर आना चाहिए? जी बिल्कुल, क्या आंसर आना चाहिए? जिन बच्चों का आंसर आ रहा है गांधीनगर, गुजरात। ठीक है, अब आप अगर नेट पे ढूंढने जाओगे अक्षरधाम टेम्पल दिल्ली में भी मिलेगा, न्यू दिल्ली में भी मिलेगा, नई दिल्ली में भी मिलेगा अक्षरधाम का मंदिर आपको, कंफ्यूज मत होना। यहाँ भी है, यहाँ भी है, कभी भी आपको दोनों ऑप्शन एक साथ परीक्षा में नहीं देंगे। दोनों जगह दो अक्षरधाम मंदिर है, सेम नाम है, बिल्कुल ठीक है। गुजरात में भी है और नई दिल्ली में भी है। कभी भी दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं देंगे, या तो नई दिल्ली का दे देंगे या गुजरात गांधीनगर का दे देंगे। ठीक है,
चलिए, बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? द बुद्ध अटेन्ड निर्वाण एट। सभी ने प्रश्न पढ़ा है और सभी को याद भी है, लेकिन शब्द निर्वाण अगर आ गया है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और इस तरह का प्रश्न बन सकता है, बहुत चांस है ना। हम अगर ऐसा लिखते कि बोध को इनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आप फटाक से आंसर दे देते। क्या आंसर देते मैडम? बोध गया। क्या देते मैडम? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना पहला जो उपदेश था वो सारनाथ में दिया था, सेरमन सारनाथ में दिया था, ठीक है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो निर्वाण शब्द अगर आता है तो निर्वाण शब्द समझ लेना, उनको इनलाइटमेंट का पूछ रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति का पूछ रहे हैं। एक और शब्द आता है यहाँ पर, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब है कि उनकी मृत्यु, तो वो कुशीनगर में हुई थी, मृत्यु यानी कि डेथ। महापरिनिर्वाण ये बुद्धकालीन शब्द हैं जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से भी पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं तुम्हें इनलाइटमेंट या फिर ज्ञान की प्राप्ति पूछे, निर्वाण शब्द भी आ सकता है या महापरिनिर्वाण शब्द भी यहाँ पर आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? भारत की जितनी भी जनगणनाएं हुई है उसमें से जो 2011 की जनगणना हुई थी वो कितने नंबर की थी? 13वीं थी, 14वीं, 15वीं या 16वीं? कौन से नंबर की थी? कौन से नंबर की थी? तो ये 15वीं, बिल्कुल सही, जिनका आंसर आया 15 नंबर, 15th नंबर की ये जनगणना थी। और अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया उसके बाद कौन से नंबर की थी, स्वतंत्र भारत के बाद अगर पूछे तो 7th नंबर पे थी इंडिपेंडेंट इंडिया की, इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि स्वतंत्र भारत की अगर पूछ ले आपसे तो स्वतंत्र भारत की ये 7वीं, और ओवरऑल मान के चले जब से जनगणना शुरू हुई है तब से ये 15वीं नंबर की जनगणना है, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य निकाय है, द मेन बॉडी ऑफ यूएन इज, यूनाइटेड नेशन का मुख्य भाग कौन सा है? 6 भाग हम पढ़ते हैं, ट्रस्टीशिप आती है, सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल आती है, जनरल असेंबली महासभा आती है, सचिवालय आता है, आईसीजे आता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है। इनमें से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही, महासभा, जनरल असेंबली। जितने भी मेन काम होते हैं यानी कि जो भी नीतियां बनती है और उनको लागू करना होता है जनरल असेंबली में ही होती है, यूएन के अंदर, इसीलिए इसको मेन पार्ट माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री का प्रश्न करते हैं। वे धातुएं जो उभयधर्मी ऑक्साइड उत्पन्न कर सकती हैं वे कौन कौन सी है? कौन सी मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? वो ऑक्साइड जो अम्ल की तरह भी अम्लीय भी होते हैं, वह क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं। एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों के जो होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड। तो कौन बनाता है उभयधर्मी ऑक्साइड? तो एक का तो हम जानते हैं, एल्यूमिनियम का Al2O3 बनाता है, और आपकी जिंक भी है, जिंक का ऑक्साइड भी उभयधर्मी में आता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। बिल्कुल, जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन डी आया है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक तत्व मुलायम है, सॉफ्ट है और चाकू से भी काटा जा सकता है, यह बहुत क्रियाशील है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी है, इसे हवा में खुला नहीं छोड़ते हैं, यह पानी के साथ जोरदार प्रतिक्रिया करता है। इस तत्व का नाम क्या है? सब कुछ बता दिया उसके बारे में। चाकू से हम किसे काट सकते हैं? किसे काट सकते हैं? आंसर करिएगा। किसको काटते हैं मैडम? सोडियम को, और सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में दूसरे नंबर पर रखते हैं हम। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन भी करता है और खुला नहीं छोड़ते। इसे हम केरोसिन में रखते हैं, घासलेट केरोसिन में रखा जाता है इसको, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामान्यतः आयनिक यौगिकों द्वारा नहीं दिखाई जाती? कौन सी विशेषता है जो आयनिक यौगिकों में नहीं पाई जाती? क्वेश्चन पढ़िएगा। कौन सी विशेषता है
जो आयनिक यौगिकों के द्वारा नहीं दिखाई देती। पानी में घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जी हाँ, आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं। हाँ, ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, चालक होते हैं, गलत बात है। नमक को ही देख लो, नमक एक आयनिक कंपाउंड है, NaCl। आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें धातु और अधातु आपको देखने को मिले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज्यादा होता है, उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। तो ये ठोस अवस्था में अगर तुम वायर लगा दोगे नमक में तो लाइट नहीं जलेगी, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। लेकिन अगर इसको हम पानी में घोल दें, द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। इनके गलनांक, सबसे ज्यादा गलनांक और क्वथनांक किसके होते हैं? आयनिक यौगिकों के ही होते हैं। तो ये भी सही है। गलत कौन सा है? गलत पूछा है, ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फोन हैंडसेट में आमतौर पर किस प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी का प्रयोग किया जाता है? कौन सी रिचार्जेबल बैटरी? रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं, तो कौन सी बैटरी का यहाँ पर उपयोग करते हैं, किसकी बनी होती है? आंसर करिएगा। जी हाँ, लिथियम आयन बैटरी। लिथियम किसकी? लिथियम आयन बैटरी। जिन बच्चों का आंसर आया है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड भी मौजूद होगा? बताइएगा। किसमें ट्रिपल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड भी? अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो आप आंसर कर पाएंगे। क्या आना चाहिए? स्ट्रक्चर बना लो, इनका मतलब बॉन्ड बना लो। एथीन बनाएंगे तो एथीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन है, और कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे? 2 हाइड्रोजन। 4 वैलेंसी होती है, कार्बन की 4 सेटिस्फाई हो गई। ये इसका संरचना। क्या इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध है? नहीं है, ये तो गया। इसके बाद मिथेन, तुम जानते हो मिथेन एक एल्केन है और एल्केन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, तो ये भी गया। इसके बाद इथाइन, इथाइन का हम बना लेते हैं। इथाइन कैसा दिखेगा? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में और एक एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। ये क्या होता है? इथाइन होता है। तो जी हाँ, इसमें सिंगल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड मिल रहे हैं। नाइट्रोजन का अगर तुम बनाना चाहो तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड ही मिलेगा, सिंगल बॉन्ड नहीं मिलेगा। सिंगल भी होना चाहिए, ट्रिपल भी होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। चलिए, एक सामान्य धातु जो अत्यधिक संक्षारण प्रतिरोधी होती है वह है? अ कॉमन मेटल विच इज हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन इज? कौन सी एक सामान्य धातु है जिसमें आसानी से संक्षारण नहीं होता है? सोना, चांदी, प्लेटिनम की बात नहीं कर रहे, वो तो नोबल मेटल है ही। लेकिन यहाँ ऑप्शन में अगर हम देखें तो आयरन, कॉपर, आयरन में तो बहुत ज्यादा जंग लग जाती है, कॉपर भी हरा पड़ जाता है, ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम। तो बेटा इन सभी मेटल में कौन सी वाली है? एनसीईआरटी के प्रश्न है ये, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्यों करती है ऐसा? क्या एल्यूमिनियम वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन या पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? करती है। एल्यूमिनियम आपकी वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगी और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है। और ये ऑक्साइड क्या करता है? एल्यूमिनियम धातु के ऊपर परत बना लेता है, बैरियर की तरह काम करता है। तो इससे जो एल्यूमिनियम धातु है उसका संक्षारण, कोरोजन नहीं हो पाता है। तो बोलोगे मैडम ये परत खत्म हो जाएगी फिर से कोरोजन हो जाएगा। परत बनेगी तो मेटल से ही तो बन रही है, तो ये परत बनती है, खराब होती है, फिर से रीजनरेट हो जाती है, फिर से बन जाती है। तो इस तरह से एल्यूमिनियम का जो है संक्षारण नहीं हो पाता है। इसीलिए एल्यूमिनियम इन सभी धातुओं में ज्यादा रेजिस्टेंस करती है कोरोजन को, यानी कि संक्षारण प्रतिरोध ज्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, लेकिन इनके कंपैरिजन में बहुत कम, क्योंकि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसके कारण नहीं होता है इसमें, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। चलिए अगला प्रश्न है, जिंक धातु का एक महत्वपूर्ण अयस्क बता दो, कौन सा है? एन इंपॉर्टेंट और ऑफ जिंक। जिंक काला ब्लेड है, याद करी होगी अगर आपने ट्रिक से। जिंक काला ब्लेड है, तो जिंकाइट काला, कैलामाइन और ब्लेड से जिंक ब्लेड, ये क्या है? इसके और के नाम है, ट्रिक से हमने याद करे हैं। जी हाँ, और जो कैलामाइन है, कैलामाइन क्या है? जिंक का ही अयस्क है। क्यूपराइट कॉपर का है, क्यूपराइट कॉपर का है।
पायरोल्यूसाइड किसका? मैंगनीज का है, मैग्नीशियम का नहीं, मैंगनीज, ध्यान रखिएगा, मैंगनीज का है। और हेमेटाइट के बारे में तो तुम जानते ही हो, आयरन का है, Fe2O3 इसका सूत्र होता है। ये सब क्या है, किस किस के आयस्क हैं, फॉर्मूले क्या हैं, और कैलामाइन जिंक का है। जिंक काला ब्लेड है, से याद रखना, काला से कैलामाइन। चलिए, निम्नलिखित यौगिकों के जोड़ों में से असंतृप्त यौगिक कौन सा है? अनसेचुरेटेड बताना है, तो अनसेचुरेटेड ढूंढो जल्दी से, क्या होना चाहिए? पहले तो आपको पता होना चाहिए सैचुरेटेड अनसेचुरेटेड। तो सैचुरेटेड, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करिए हम यहाँ लिख देते हैं कि सैचुरेटेड का संतृप्त का मतलब कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। और अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड का मतलब है, असंतृप्त का मतलब है कि क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो किसमें सिंगल बॉन्ड है, किसमें डबल? जिसमें डबल सिंगल बॉन्ड ही सिर्फ होंगे वो आपके सैचुरेटेड में आते हैं। तो हम देख लेते हैं, देखो सैचुरेटेड वाले में आपका सिर्फ एल्केन आता है, एल्केन आता है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। और इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्कीन और एल्काइन आते हैं, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो इसमें देख लो कौन सा फॉर्मूला एल्केन का है, और उनको छोड़ के बाकी सब में आपके क्या होंगे? अनसेचुरेटेड। इसको देख लेते, 2 दूना 4 और 2 6, एल्केन है ये, तो इथेन है, गया। 6 दूना 12, ठीक है, क्या है? एल्कीन है। 5 दूना 10 और 2 12, एल्केन आ गया, ये भी गया। 4 दूना 8, -2 कर दिया, एल्काइन है। 6 दूना 12, ये है, इसको भी चेक कर लो, 2 तिया 6, 4 दूना 8 और 2 10, एल्केन आ गया। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, डबल, सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसी से ही ये क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, चलिए। वूलर द्वारा एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से तैयार किया गया था, क्या नाम था उसका? क्या नाम था उस यौगिक का जो वूलर के द्वारा तैयार किया गया था और अमोनियम साइनेट के द्वारा, अमोनियम साइनेट से बना था, अमोनियम साइनेट से बना था। अमोनियम साइनेट को गर्म किया था और वूलर, वूलर का नाम सुन के आपको पता हो जाना चाहिए कि पहला अकार्बनिक यौगिक जो बनाया गया था वो यूरिया था, और वूलर नहीं बनाया था प्रयोगशाला में, यूरिया। ठीक है, तो यहाँ से NH2CO NH2, ये आपका यूरिया का सूत्र हो गया। तो यूरिया बनाया था उन्होंने प्रयोगशाला में, और किसका उपयोग किया था? अमोनियम साइनेट का। 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला अकार्बनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया। किससे बना था? अमोनियम साइनेट से। किसने बनाया था? वूलर ने बनाया था। ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन खो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड लॉस एन इलेक्ट्रॉन इजीली? क्वेश्चन को सोचिए जरा और करने की कोशिश करिए, कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर दे, ऐसी पावर पीरियोडिक टेबल में कहाँ से क्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी का नाम सुना होगा अगर आपने आंसर कर दिया है तो। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनीकरण की ऊर्जा। आयनीकरण की ऊर्जा क्या कहलाती है? किसी भी तत्व में से, परमाणु में से गैसीय अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगी, उसे हम आयनन ऊर्जा कहेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप इधर से इधर जाओ, लेफ्ट से राइट जाओ और ऊपर से नीचे आओ तो क्या होता है? तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बढ़ती है, इंक्रीज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, और आप ऊपर से नीचे आते हो तो कम होती है, डिक्रीज होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्यों बता रहे हो मैम? इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है। किसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? सोचिए, जिसकी आयनन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उससे मुश्किल से निकलेगा। और जिससे आयनन, जिसकी आयनन ऊर्जा कम है उसको हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो सबसे कम किधर मिलेगी? सबसे कम मैडम इधर मिलेगी। अब तुम देखो तुम्हारा सोडियम कहाँ है?
लीना की रूबी से फ्रेंडशिप देखे तो सोडियम के नीचे आता है आपका क्या, पोटेशियम, बाकी आपका मैग्नीशियम इधर आएगा, आपका कैल्शियम इधर आएगा। तो इधर वाले की तो और ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इधर वाले की कम है, लेकिन ऊपर से नीचे आओगे तो और कम है, तो सबसे कम किसकी हुई, पोटेशियम। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा दूसरे के कंपैरिजन में, क्योंकि आयनन ऊर्जा जितनी कम इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान, आयनन ऊर्जा जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल। ठीक है, चलिए। चूना और पानी के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया की विशेषता क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्वेश्चन का मतलब यही है। चूना और पानी के बीच में जो रासायनिक प्रतिक्रिया है उसकी क्या विशेषता हो सकती है इसमें से। तो चूना और पानी, चूना, चूना किसको बोलते हैं, क्विक लाइम, क्विक लाइम यानी कि चूना, क्विक लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। और पानी की जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है मैडम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, क्या हाइड्रोजन गैस निकली, नहीं। चूने के जल के अवक्षेप बने, चूने के जल के अवक्षेप बने, नहीं, अवक्षेप नहीं बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जिसे हम लाइम वाटर बोल सकते हैं या फिर बूझा चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बूझा चूना, बूझा चूना, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, स्लैग्ड लाइम इसको कहा जाता है। मिश्रण का तापमान में परिवर्तन होगा क्या, या फिर उत्पाद में रंग परिवर्तित तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तब सफेद कलर का रंग होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। बचा कौन, मिश्रण का ताप। क्यों मैडम, क्योंकि बेटा इसमें बहुत सारी हीट निकलती है, इसमें ऊष्मा निकलती है, ये एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। क्या है, एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ध्यान रखना, ये कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट वाली जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कैसे ना कैसे करके क्वेश्चन घूम फिर के आ ही जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपीय प्रतिक्रिया कौन सी है, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करना ऊष्माक्षेपी होगा, या चूने के पत्थर का चूना में रूपांतरण करना, या श्वसन की प्रक्रिया, या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस की बात अगर हम करें तो पानी का जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो पानी में हम प्लस माइनस करंट सप्लाई करते हैं। करंट मतलब क्या, हमने लाइट एनर्जी सप्लाई करी तो ये तो ऊष्मा शोषी हो गई, ये ऊष्मा क्षेपी नहीं है, ऊष्मा शोषी, इसको तो हमने एनर्जी दी है, ऊर्जा दी है करंट के फॉर्म में। ठीक है, ये नहीं होगी। चूने के पत्थर का चूना में रूपांतरण, अब चूना पत्थर क्या है, चूना पत्थर हम बोलते हैं किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को। अब इसको चूने में यानी कि लाइम स्टोन को क्विक लाइम में बदलना है, इससे हम कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं और CO2 गैस निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन कैल्शियम वाली रिएक्शन आ गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ। ठीक है, तो इसको हमें गर्म करना पड़ता है तब जाके कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी है नहीं, इसको भी ऊष्मा देनी पड़ी। श्वसन की प्रक्रिया, रेस्पिरेशन में तो 36 ATP बनती है, हमारे की बॉडी की बात करें या प्लांट की भी बात करें तो ATP बनती है, ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्मा क्षेपी हो गई। अब प्रकाश संश्लेषण में लाइट चाहिए, एनर्जी देनी पड़ती है जब फोटोसिंथेसिस होती है, तो ये भी ऊष्मा शोषी हो गई। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चले। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको बताना है क्या होना चाहिए। तो बेटा जब भी ग्राम की बात करें ध्यान रखना, ग्राम का मतलब क्या होता है मैडम, तुम तो पीरियोडिक टेबल में क्या लिखते हो, ये या ये, इसमें होते हैं द्रव्यमान, उसे कहते हैं हम परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास बोलते हैं। तो एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं आपके, उनकी SI यूनिट मतलब क्या है, AMU या म्यू है, यू है। फिर ग्राम किसके लिए लिखते हैं मैडम, कभी कभी हम ग्राम भी लिख देते हैं कि 32 ग्राम 16 ग्राम, तो ये ग्राम क्या होता है, तो ग्राम एक एटम का नहीं होता, एक मोल का वेट होता है,
एक मोल, कोई सा भी एक परमाणु का एक मोल लोगे, एक मोल में जो वेट लिखते हैं, जैसे ऑक्सीजन का हम कितना लिखते हैं 16 ग्राम, तो अगर तुम ग्राम में लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर आप ग्राम में किसी का वजन लिख रहे हो तो वो एक एटम का नहीं होता है, वो एक मोल का वजन 16 ग्राम होता है। तो एक मोल ऑक्सीजन का वजन होता है 16 ग्राम। ठीक है, तो ये लिख रहे हो तो ठीक है, एक एटम का लिख रहे हो, लेकिन अगर आप ग्राम में लिख रहे हो तो वो एक मोल का है, ना कि एक एटम एक परमाणु का है। तो तुम जानते हो मोल क्या होता है, एक मोल का मान कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होंगे, यानी कि परमाणु होंगे। जी हाँ होंगे। तो इतने परमाणु का वजन होता है वो 16 ग्राम, एक का नहीं। तो तुम्हें एक का पूछा है, किसका पूछा है, एक का पूछा है, तो इनको इसके नीचे ले जाओ तो क्या आ जाएगा, एक एटम यानी कि एक परमाणु का कितना होगा 16 डिवाइड में 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आया। ऑप्शन ए कैसे आया, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, एक यौगिक मूलानुपाती सूत्र का क्वेश्चन है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है जिसमें कार्बन का परसेंटेज इतना दिया है, हाइड्रोजन का इतना दिया है, उसका मूलानुपाती सूत्र आपको बताना है। कैसे निकालते हैं, तो जो प्रतिशत दिए हैं किसके, कार्बन के, और हाइड्रोजन का परसेंटेज लिखो सबसे पहले, 92.3% है, 7.7% है। इसके बाद इनके जो परसेंटेज दिए हैं उनको डिवाइड करना है, किससे भाग देना है, इनके परमाणु भार से, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान से। कार्बन का कितना होता है 12 से भाग देना, इसका जो भी परसेंटेज हाइड्रोजन का कितना होता है मैडम 1 होता है, उससे भाग देंगे, एटॉमिक वेट से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसको भाग देंगे तो ये तो 7.7 ही आएगा। इसको भाग देंगे 12 सत्ती 84 करेंगे और 8 बचेगा, 83 आएगा यहाँ पर। तो 12×72 करेंगे और 9.9 समथिंग कुछ आएगा। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 9 होता है तो एक संख्या आगे बढ़ जाती है, हम राउंड ऑफ कर देते हैं तो 7.7, तो ये भी 7.7 ही। अब जो भी प्रतिशत यहाँ हमें मिलता है, जो भी प्रतिशत हमें यहाँ मिलता है, इसमें से सबसे छोटा परसेंटेज को सबसे छोटा ढूंढो, तो मैडम दोनों बराबर ही है, तो किसी में भी किसी से भी भाग दे दो, सबसे छोटे वाले में से ही हम भाग देते हैं। अब यहाँ पे 7.69 है तो 7.69 से भाग दे के आप देख सकते थे, तो लगभग कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये क्या होता है, आपके मूलानुपाती सूत्र में जो अणु है कार्बन और हाइड्रोजन के, उनका अनुपात आ जाता है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना आया 1:1 आया। ठीक है, तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र बनेगा CH बनेगा, क्या बनेगा CH बनेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन परीक्षा में हमने सोचा तो नहीं पूछते हैं, लेकिन AMC की परीक्षा में पूछा गया, तो पूछ सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए, अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म, क्या बनाएंगे, अम्लों की अभिक्रिया अगर हम धात्विक ऑक्साइड के साथ कराएं तो क्या बनेगा, क्या बनना चाहिए मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। जैसे मान लो मैंने कॉपर ऑक्साइड लिया है या कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, इसकी अभिक्रिया तुम HCl के साथ करा दो, तो ये देखो, इसको ध्यान से देखो, ये अम्ल है बेटा, ये अम्ल है। और तुम जानते हो धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, प्रकृति में क्षारीय होते हैं, तो ये क्षार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा क्षार, यानी कि बेस, और ये एसिड। और एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और पानी बनता है, यानी कि सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, यानी कि लवण बनेगा और पानी बनेगा। तो क्या आउटपुट आएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और H2O बन जाएगा। ध्यान रखना, ये न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया है, तो ये वही की वही न्यूट्रलाइजेशन की उदासीनीकरण की अभिक्रिया हम इसे कह सकते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। वो अम्ल क्षार के बीच में होती है, लेकिन ये भी तो एक तरह से क्षार और अम्ल हैं, तो इसमें भी उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी और आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या बना, पानी और लवण बना। जी हाँ, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हाइड्रोजन गैस नहीं, लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिन बच्चों का आंसर आया बहुत अच्छे, वेल डन। चलिए
आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वो कौन सा? मतलब ईईजी का उपयोग हम कौन से अंग के लिए करते हैं? क्या हृदय के लिए, मस्तिष्क के लिए, कान के लिए, या लीवर यानी कि यकृत के लिए? किसके लिए किया जाता है ईईजी का उपयोग? जरूर आंसर फटाफट से टिक करिएगा। क्या होना चाहिए आंसर? कहीं नाम सुना होगा ईईजी का? जी हाँ मैम सुना। हृदय के लिए तो ईसीजी है ना, ईसीजी, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको हम बोलते हैं, उसका उपयोग करते हैं। मस्तिष्क बिल्कुल सही है जिन बच्चों का आंसर आया है। ईईजी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। क्या होता है ईईजी का? इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम, इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम इसका फुल फॉर्म है। ये मस्तिष्क, स्कैल्प के ऊपर, खोपड़ी के ऊपर बहुत सारे तार लगा दिए जाते हैं और मस्तिष्क की एक्टिविटी इसमें चेक की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? ग्रीन ग्लैंड्स आर रिलेटेड टू द। कहां पर आपने ग्रीन ग्लैंड का नाम सुना है, हरित ग्रंथियों का नाम सुना है? रिप्रोडक्शन में सुना है, उत्सर्जन है इनका, किससे जुड़ा हुए हैं ये और कहाँ सुना है? तो ग्रीन ग्लैंड हमने क्रस्टेशियन की जो क्लास है, क्रस्टेशियन, क्रस्टेशिया में कौन आते हैं? झींगा, श्रिम्प, लॉबस्टर, ये सब, केकड़े, क्रैब, ये सब आते हैं इसमें। आर्थ्रोपोडा की क्लास है ये, इंसेक्ट होता है अलग, क्रस्टेशिया। तो इनके पास ग्रीन ग्लैंड होते हैं जिनका काम है नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना। तो ये उत्सर्जन में काम करते हैं, एक्सर्शन में काम करते हैं। जी हाँ, जिनका आंसर ऑप्शन बी आया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्टिफिशियल किडनी जो है वर्क ऑन द विच प्रिंसिपल? कौन से प्रिंसिपल पर आर्टिफिशियल किडनी काम करती है? ऑस्मोसिस पर, डिफ्यूजन पर, डायलिसिस पर, या सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर? किस पर काम करती है? जी हाँ, डायलिसिस। क्या होगा राइट आंसर? डायलिसिस। यहाँ पर हमने डायलिसिस का नहीं पूछा, आर्टिफिशियल किडनी का पूछा। डायलिसिस ऑप्शन नहीं दे तो हम इन दोनों पे जाते हैं, ऑप्शन डायलिसिस दिया है तो हम जाएंगे नहीं। डायलिसिस के सिद्धांत पर काम करती है। चलिए, अधिकांश कीट यानी कि इंसेक्ट होते हैं वो श्वसन कैसे करते हैं? हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट ब्रीथ? उनका जो श्वसन अंग है वो कौन सा है? कीड़ों का स्पेशली। स्किन से करते हैं, मेंढक वगैरह करते हैं। क्लोम से करते हैं, मछलियां करती हैं। फेफड़ों से करते हैं, मेंढक भी करते हैं, हम भी करते हैं, मछलियां नहीं करती। वातक यंत्र, वातक तंत्र, वातक तंत्र यानी कि ट्रेकियल ट्यूब, ट्रेकियल सिस्टम जो है, ट्रेकियल सिस्टम से अपना क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। बिल्कुल। चलिए, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है? कौन सा है हमारा मेन अपशिष्ट पदार्थ? क्या यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, अमोनियम नाइट्रेट है? कौन है हमारा उत्सर्जी पदार्थ? हम क्या निकालते हैं वही हमारा उत्सर्जी पदार्थ होगा मुख्य। बोलोगे मैडम अमोनिया भी बनता है, लेकिन अमोनिया यूरिया में बदल जाता है लीवर में जाकर, यूरिया में बदल जाता है लीवर में, यूरिक एसिड भी बनता है, लेकिन सब फाइनली यूरिया के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं हमारी बॉडी से। जिनका आंसर आया ऑप्शन है बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, उसमें कौन कौन से विटामिन आते हैं? सारे के सारे विटामिन बी जो हैं वो सब आते हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। B1, B2, B7, B5, B6, B9, B12, ये सब आते हैं। जितने भी बी वाले हम पढ़ते हैं वो सब आते हैं। तो यहाँ पर उनके रासायनिक नाम दिए हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन किसको बोलते हैं? विटामिन B6 को, मैडम आएगा। राइबोफ्लेविन किसको बोलते हैं? राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को बोलते हैं। जी हाँ मैम, ये आएगा। रेटिनॉल किसको बोलते हैं? विटामिन ए को बोलते हैं, ये नहीं आएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बी वाले ही विटामिन होते हैं। थायमिन किसका B1 का नाम है?
तो ये भी आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रेटिनॉल नहीं आएगा। तो रासायनिक नाम याद कर लेना, विटामिन के ट्रिक के साथ हमने याद करें, इसलिए मैं इतने फटाफट लिख देती हूँ, रटे नहीं है, ट्रिक से याद है इसलिए फटाफट लिख दिए हैं यहाँ पर। तो आप भी ट्रिक से याद करें। चलिए, अनुवांशिकी की इकाई कौन सी है? जेनेटिक यूनिट्स आर, कौन सी जेनेटिक यूनिट्स यानी कि अनुवांशिकी की इकाई कहलाती है? क्रोमोसोम्स, राइबोसोम, जीन या लाइसोसोम? लाइसोसोम तो है ही नहीं, राइबोसोम आएगा नहीं, अब बचा क्रोमोसोम और जीन। बता दो क्या होना चाहिए। तो कहाँ मिलती है हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन? कहोगे मैडम क्रोमोसोम। अरे क्रोमोसोम बने किसके होते हैं? किससे बने होते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किसके बने होंगे? डीएनए में होगा उसमें। तो क्या है, कहाँ मिलेगा ये डीएनए आपको? जीन, जीन, जीन। डीएनए में क्या है? ये आपका डीएनए क्या है? डीएनए में आपके जीन मिलते हैं, जीन। यही है आपकी सबसे छोटी से छोटी इकाई अनुवांशिकी की, ठीक है, जीन। चलिए, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा रक्त, कैल्शियम और फास्फेट का विनिमय करेगा? इनको कौन हैंडल करता है? कौन सा हार्मोन्स हमारी बॉडी में कैल्शियम का को हैंडल करता है, फास्फोरस यानी फॉस्फेट का हैंडल करेगा? कौन सा हार्मोन्स करेगा? ग्लूकेगॉन, ग्रोथ हार्मोन्स, पैराथायराइड हार्मोन्स या थायरॉक्सिन? कौन सा? क्या आएगा आंसर? देखो, ग्लूकेगॉन की बात करें तो ये पैनक्रियास अग्नाशय से निकलता है। पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय, अग्नाशय की अल्फा सेल से निकलता है, ठीक है। ये कैल्शियम मैनेजमेंट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। ग्रोथ हार्मोन जीएच आपका कहाँ से निकलता है? एंटीरियर यानी कि अग्र, अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलता है। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस की मदद से निकलेगा, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। पैराथायराइड हार्मोन एक बटरफ्लाई शेप का आपने हमारी बॉडी में हमारे थायराइड ग्लैंड के पीछे बटरफ्लाई शेप जैसे ग्लैंड देखे होंगे ना, पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। यहीं से पैराथायराइड हार्मोन निकलता है और यही हमारे कैल्शियम का लेवल अप एंड डाउन मैनेज करता है और फास्फेट का भी करता है। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हमारी मेटाबॉलिक और इनमें काम करेगा, ग्रोथ में काम करेगा। थायराइड ग्रंथि से निकलता है, ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है, थायराइड, इसे T4 के नाम से भी जानते हैं। तो ये हार्मोन्स भी आपको पता होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन द ह्यूमन सिस्टम? पूरा पाचन तंत्र में कौन कौन से एंजाइमों के नाम सुने हैं जो पाचन में काम में आ रहे हैं? तो पहला पढ़ते हैं ट्रिप्सिन, प्रोटीन का पाचन करता है, कहाँ पर? छोटी आंत में। गैस्ट्रीन मैडम स्टमक में होता है, सुना तो है लेकिन पाचन कर में भाग लेता नहीं। देखते हैं, नहीं भी पता, कंफ्यूजन है, छोड़ दो। आगे वाले ऑप्शन देखो, टाइलिन एमाइलेज को बोलते हैं, ये भी करता है। एमाइलेज हमारे मुख में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, माल्टोज में परिवर्तित करता है, छोटी आंत में मिलेगा। पेप्सिन हमारे स्टमक में प्रोटीन का पाचन करता है। तो जब ये तीन तो कंफर्म ही है, तो गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन में बहुत सारी चीज़ें होती है। ये HCl को एक्टिव करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्टिव करता है, लेकिन पाचन में डायरेक्टली भाग नहीं लेता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन के आंसर में भी आप अगर अटक जाए आपकी गाड़ी, तो ऐसे भी आप दूसरा ऑप्शन को देखकर भी उस पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? कुनेन सिंकोना पेड़ की छाल से मिलती है, हमारे परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है, जानते हैं। लेकिन कुनेन के अलावा कौन सा और पौधा है जिसका उपयोग हम मलेरिया की दवा बनाने में कर लेते हैं? कौन सा है? आर्टिथर, ग्लेस, ल्यूटिविट, सिनेरेरिया। तो कौन सा होगा? जी हाँ, जिनका आंसर आया ऑप्शन है, और जिनको नहीं पता वो याद कर लें। कुनेन के अलावा इसको भी याद कर ले, हो सकता है इसका भी पूछ सकते हैं। कुनेन का तो पूछते ही हैं। आर्टिथर, आर्टिमिथर, आर्टिमिथर। चलिए, मधुमेह रोगियों द्वारा प्रयुक्त कृत्रिम स्वीटनर कौन सा है? डायबिटीज के पेशेंट को शक्कर दी जाती है अलग वाली, जो हमारी नॉर्मल शक्कर से भी ज्यादा मीठी लगती है टेस्ट में, लेकिन कैलोरी कम होती है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाती नहीं है हमारे शरीर में। कौन सी है वो? सुक्रेलोज, सेल्यूलोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज? ग्लूकोज तो हो नहीं सकता, ग्लूकोज तो ऑलरेडी शक्कर बढ़ी हुई है।
फ्रक्टोज होगी, सेल्यूलोज प्लांट में होती है, फ्रक्टोज यूज करें। सुक्रेलोज जो कि सुक्रोज से ही बनाई जाती है, सुक्रोज से ही बनाई जाती है सुक्रेलोज, सुक्रेलोज, सुक्रेलोज। जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन ए आया है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, बायोमास उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? व्हाट इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज नॉन एज। बायोमास यानी कि मटेरियल बनाना बॉडी के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? पौधे बना रहे हैं, पौधे सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अपने अंदर स्टार्च, खान पान, अपना बायोमास, अपना मटेरियल बढ़ा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्लांट में जब बायोमास बनता है तो हम उसे प्राइमरी वाली बोलते हैं, और इस प्लांट को, इसे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्राथमिक उत्पादकता पौधों वाली प्राथमिक कहलाती है। डिकम्पोजिशन अपघटन होता है, फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं, खाना बनाने की प्रोसेस, रेस्पिरेशन श्वसन है, तो उत्पादकता प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, चलिए। नागफनी पर स्थित कांटे किसका रूपांतरण है? द रिजे सिचुएटेड ऑन द हॉथॉर्न, हॉथॉर्न बोल दो या पेटूनिया बोल दो, नागफनी बोल दो, किसका ट्रांसफॉर्मेशन है? इस तरह के जो कांटे दिखते हैं नागफनी के ऊपर, ये किसका रूपांतरण हुए और क्यों हुए हैं? किसका रूपांतरण हो सकते हैं? शाखाओं का है, पत्तियों का है, पेटियोल का है, तने का है? किसका रूपांतरण है? पत्तियों का रूपांतरण है। पत्तियां कांटे में बदल गई ताकि पानी का लॉस कम से कम हो, क्योंकि ये कम पानी वाली जगह में पाए जाते हैं और पानी की कमी इन्हें रोकना है कैसे कैसे करके, तो इनकी पत्तियां कांटे बन जाती है। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है पूछे तो तने में, तना करता है, स्टेम करता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? यहाँ होता है तने में। ये तना और ये पत्तियां कांटे बन गई, नहीं तो पत्तियों में होता है प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? पत्तियों में होता है, लेकिन यहाँ पर पत्तियां कांटे बन गई तो तने में होगा। चलिए, एक जीव के बाद संगठन का स्तर क्या होगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने पढ़े होंगे कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति मिल गए तो पॉपुलेशन जनसंख्या बन जाती है, बहुत सारी जनसंख्या मिल गई तो कम्युनिटी बन जाती है, समुदाय बन जाता है, बहुत सारे समुदाय बन गए तो क्या बनेगा? ये पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम आगे अभी देखेंगे कि क्या क्या होता है, कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो किसके बाद नंबर आ रहा है? एक इंडिविजुअल, मान लो एक मछली है, एक के बाद बहुत सारी मछलियां आ गई तो क्या बना लेती हैं? जनसंख्या बनाती हैं, जनसंख्या बनाती है। सेल बनेगी, सेल से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन के बाद इंडिविजुअल बनेगा, इंडिविजुअल के बाद आपकी पॉपुलेशन बनेगी, उसके बाद कम्युनिटी का नंबर आता है। चलिए कैसे, देखो पहले सेल होती है, सेल के बाद ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के बाद आपका कोई एक जीव बनेगा, इंडिविजुअल बनेगा, बहुत सारे इंडिविजुअल मिल गए तो जनसंख्या बन जाती है, बहुत सारी जनसंख्याओं का समूह समुदाय यानी कम्युनिटी कहलाता है, बहुत सारी कम्युनिटी मिल जाएंगी तो इकोसिस्टम बन जाता है, और इकोसिस्टम के बाद बहुत सारे इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र बन गए तो बायोम बनता है, और बहुत सारे बायोम मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? बायोस्फीयर होता है। ये है संगठन के स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इकोसिस्टम का क्वेश्चन है। चलिए, भारत में स्वर्णिम क्रांति का तात्पर्य किससे है? गोल्डन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन। तो ये गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे जुड़ी हुई है? बागवानी से, हॉर्टिकल्चर से, सोने के आयात में वृद्धि होने से, या पूर्वोत्तर में आतंकवाद बढ़ रहा उसको बोलोगे, या तिलहन उत्पादन यानी कि ऑयल सीड प्रोडक्शन? क्या है ये गोल्डन? तो ये गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे जुड़ी हुई है? यानी कि स्वर्णिम क्रांति आपकी बागबानी और हनी प्रोडक्शन, हनी यानी कि शहद, इससे जुड़ी हुई है। इसको हम बोलते हैं स्वर्णिम क्रांति। जैसे व्हाइट क्रांति, सफेद क्रांति दूध से संबंधित है, उसी तरह। चलिए, फिजिक्स का प्रश्न है यहाँ पर, श्यानता की इकाई बता दो। द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, क्या है विस्कोसिटी की इकाई? पॉइस, पास्कल, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। क्या आना चाहिए आंसर? क्या आएगा? पॉइस, पॉइस इज द राइट आंसर। ठीक है, पास्कल किसकी होती है? दाब की एसआई यूनिट है, प्रेशर की एसआई यूनिट होती है। और आपकी न्यूटन पर मीटर किसकी है? टेंशन, सरफेस टेंशन,
पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव की होती है SI यूनिट। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक ही ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, कौन सा पहले आएगा? दोनों पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, छोटा पत्थर पहले पहुंच जाएगा, वजन कम है मैडम, छोटा पत्थर पहले आ जाएगा, या बड़ा पत्थर जमीन पर पहले आएगा, या दोनों एक साथ आएंगे, या फिर पत्थर की रचना पर निर्भर करता है कि कौन पहला आएगा कौन पहले नहीं आएगा, कौन आए। तो जब हम किसी भी अलग अलग भार की वस्तुओं को एक साथ फेंकते हैं तो वो एक साथ नीचे आती है। कंडीशन ये है कि जो हवा का रेजिस्टेंस है कि हवा उसे उड़ा ना ले जाए, वो कम होना चाहिए। जैसे कि तुम एक पत्थर और एक पंख को फेंकोगे, वो भी साथ आ सकते हैं, लेकिन पंख क्या होता है कि हवा के कारण उड़ जाता है। तो अगर वैक्यूम में पंख और पत्थर को भी एक साथ फेंकोगे तो दोनों क्या आएंगे? एक साथ ही आएंगे। तो वजन पर, भार पर, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ग्रेविटी पर निर्भर करता है, जी पर निर्भर करता है। इसलिए दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। बोथ स्टोन्स रीच ग्राउंड साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। बिल्कुल सही, जिनका ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, चलिए। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलने वाले पानी का ताप कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? बॉइलिंग पॉइंट बताना है वाटर का, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो नॉर्मल कितना होता है? ना ज़्यादा हम ऊपर नीचे की बात करें, नॉर्मल कितने डिग्री पर उबलता है मैडम? 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा पानी उबलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट में वैल्यू पूछ ली, तो उसके लिए आपको कन्वर्जन वाला सूत्र याद होना चाहिए। क्या होता है? F-32 डिवाइड में 9 बराबर C/5। अब यहाँ पर C क्या है? सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल का मान रख दो। कितना आएगा? F-32 डिवाइड में 9, 100/5। 5 2 10, 20 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे, 9 दूनी 18, 180। F-32 बराबर 180। इसको ले जाके इधर जोड़ दो, कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए जोड़ोगे तो? +32 कर दोगे तो कितना आएगा? 2 18 19 19 20 21, 212 फ़ारेनहाइट आएगा। 212 फ़ारेनहाइट आएगा। तो ये सूत्र याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन आएगा? When soap is dissolved in water, the surface tension का क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा या अपरिवर्तित रहेगा? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। पानी के अंदर सोप डालने पर, साबुन डालोगे, सोप डाल दोगे तो पानी का पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन आता है? साबुन पानी के पृष्ठ तनाव को क्या कर देती है? जी हाँ, कम कर देती है, घट जाता है। ध्यान रखिएगा, घट जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। M द्रव्यमान वाला कोई कण R त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में, M द्रव्यमान वाला कोई कण वृत्ताकार गति कर रहा है और इसका रैखिक संवेग क्या है? लीनियर मोमेंटम क्या है? P है। तो क्या पूछा है? उस पर कार्यरत अभिकेंद्री बल बता दो, सेंट्रीपिटल फोर्स बता दो। अभिकेंद्री बल, केंद्र की तरफ लगने वाला बल बता दो, F(c) बता दो कितना होगा। ये आपका रैखिक संवेग है, रैखिक संवेग दिया हुआ, यानी कि संवेग P दिया हुआ। इस फॉर्म में क्या होता है सूत्र? F(c) का। ये तो सूत्र हम याद करना ही है क्योंकि न्यूमेरिकल भी आते हैं यहाँ से, और इस सूत्र को भी पूछ सकते हैं। P² डिवाइड बाय mr, P² डिवाइड बाय mr, P² डिवाइड में mr। P जानते हो लीनियर मोमेंटम है, m जानते हो वस्तु का द्रव्यमान है, r क्या है? जिस वृत्ताकार पथ में वो घूम रहा है उसकी त्रिज्या है। P² डिवाइड में mr होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 16 और 20 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचे। शेषफल 5 बचे। तो हम इस क्वेश्चन को लंबा चौड़ा सॉल्व करते नहीं है, हम क्या करते हैं वो नंबर ढूंढ लेते हैं और
इनसे डिवाइड करके देख लो, इनसे किससे 8, 12, 16 और 20 से विभाजित करके देख लो किस में 5 ही रिमाइंडर आ रहा है। कौन सा नंबर है जिसमें 5 ही आ रहा है रिमाइंडर? तो अगर तुम 8 से डिवाइड करोगे 240 को, 8 या 24 पूरी तरह से डिवाइड हो गया, 240 को तुम 8 से विभाजित करोगे तो 8 या 24 पूरी तरह से विभाजित, कोई रिमाइंडर ही नहीं, तो ये तो गया। 245 को चेक कर लो, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 या 24 और रिमाइंडर बचा यहाँ पर 5। 12 से चेक कर लो, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 5 बचा रिमाइंडर। 16 से चेक कर लो, 16 एकम 16, 16 दूना 32 ज़्यादा हो जाएगा, 16 एकम 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 85। 12 छंग 72, 73, 74, 75, क्या आ रहा है? डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है। इसको 12 से डिवाइड कर रहे हैं, 16 से डिवाइड कर रहे हैं, 16 से, 16 एकम 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8, 85, 16 पंजे 80, 5 बच रहा है। 20 को भी चेक कर लो, 20 को भी चेक कर लोगे तो भी 5। तो ये वाला नंबर ऐसा है जिसमें सब में रिमाइंडर 5 बच रहा है। बाकी को तुम चेक करना चाहो तो कर सकते हो। रिमाइंडर 5 बच रहा है क्या? 265 को 8 से विभाजित करके देख लो, 8 या 24, 25, 26, 8 या 24, एक रिमाइंडर बचेगा नहीं है, तो क्या आएगा आंसर? ऐसे इस क्वेश्चन को हमें ऐसे सोल्व करना, लंबी मेथड जो हमारी बुक में दी है हम वो सोल्व नहीं करना है, तो टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, चलो। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम होगा? तो इसका इससे ज्यादा है तो इसका इससे कितना कम होगा? इसके लिए हम क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं। क्या करते हैं इसमें? हम आंसर करिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, मैंने एक बार और ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया क्लास में। तो ए का वेतन, मान लो बी का वेतन 100 रुपए है, तो ए का वेतन कितना आएगा? बी से 25% ज्यादा यानी कि 100, और ये 25% ज्यादा यानी कि 125 आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला कि जब भी हमें ये इससे इतना अधिक है और ये इससे इतना कम होगा, तो जब हमें कम निकालना हो तो हम अंतर लिख देते हैं, इनका डिफरेंस लिख देते हैं। ठीक है, अंतर में आएगा आपका 125 माइनस 100, और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं? ए के वेतन से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ ए का वेतन लिख दो। ए का वेतन कितना? 125 गुणित 100 कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। कितना कम है बी का? बी का कितना कम है वो आ जाएगा। तो जरा सॉल्व कर लें। 5 दूना 10, 55 25, 5 दूना 10, 55 25, 5 20, और ये अंतर यहाँ पर कितना आया? 25, 25 और 5, 5 गुणित 4, 20। कितना परसेंट कम है? 20% कम है। जी हाँ, 20% कम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए। कोई व्यक्ति अपनी कुर्सी 720 रुपए में बेचता है तो उसे इतने का नुकसान होगा, और यदि 25% का लाभ कमाने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो इसके लिए ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक से लाभ पहले पूछ ले बाद में हानि पूछे या चेंज हो जाते तो मैं इसकी ट्रिक नहीं बताती। क्या करना है? कोई भी व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपए में बेचता है, यानी कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपको दे के रखी है, एसपी का मान आपको दे के रखा है 720 रुपए, SP1। तो जब ये 720 रुपए में बेचेगा तो इसको क्या होगी? हानि। और हानि परसेंट का फॉर्मूला, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? CP माइनस SP अपॉन में CP, यानी कि जिसमें उसने खरीदी वो, उसमें से माइनस कर दो जितने में बेची इंटू 100, यही लगा दो। तो यहाँ पे ये 720 रुपए क्या है? SP है। CP तुम्हें पता नहीं है, तो यहाँ से आपका परसेंटेज कितना है? 25 दिया हुआ है। ट्रिक से भी कर सकते हैं जिनको आती है। CP हमें पता नहीं है, इंटू 100, लेकिन ट्रिक एक ही बार काम करेगी, एक पे ही काम करेगी। ठीक है, चलिए। 25 एकम 25, 25 चौक 100, ये हो जाएगा आपका CP 4CP और 720 गुणित 4, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 3CP बराबर 720 गुणित 4, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 240 गुणित 4। तो CP का मान यहाँ से कितना आया? कितना आया? 4 चौक 16, 4 दूना 8 और 1 9, 960, 960 रुपए।
अब क्या बोला है कि 25% का लाभ कमाना है। लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी। एसपी नहीं पता, एसपी अब निकालना है, कितने में बेचना है वो एसपी आपको निकालना है, सेकंड वाला। और सीपी का मान आप निकाल चुके हो, कितना? 960 डिवाइड में 960 गुणित 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 4 दूना 8, 4 चौक 16, 240, 240 प्लस 960 करोगे, 960 को इधर ले आओगे, एसपी आ जाएगा। कितना आया? 6 4 10 9 10 2 12, 1200 रुपये। 1200 रुपये आएगा, राइट आंसर ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, 1200 रुपये यहाँ पर आएगा। चलिए, एक 2 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि अंकों का गुणनफल 8 है। जब संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो अंक उलट जाते हैं, वो संख्या बता दो। इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे, बहुत लंबे 2-3 पेज में होगा। ट्रिक से भी करेंगे, पहले आप अपना आंसर टिक करिए, फिर हम इसको ट्रिक से करेंगे। इन्होंने क्या बोला है कि 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट यानी कि 2 अंकों का एक नंबर है। 2 अंकों का नंबर इस प्रकार है कि जो उनके अंक हैं, मान लो x है और एक y है, उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 अंक ढूंढो। देखो 8 और 1, ये एक अंक ये, इसका गुणा करोगे तो भी 8 आ रहा है। इन दोनों का 4 दूनी 8 आ रहा है, इन दोनों का करोगे मैडम 8 आ रहा है, इन दोनों का गुणा करोगे 8 आ रहा है, सबका गुणनफल 8 ही आ रहा है, जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। तो फिर इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए? पहले तो दोनों का गुणा चेक करो, किसका 8 आ रहा है? तो मैडम सबका आ रहा है। ठीक है, अभी भी हमें पता नहीं चला आंसर। फिर क्या बोला इन्होंने कि जब 18 इस संख्या में तुम 18 जोड़ते हो, 18 जोड़ते हो, तो आपका जो नंबर है उसकी संख्याएं उलट जाती हैं। कैसे? देखो ये 18 है, इस 18 में अगर मैं 18 जोड़ूंगी तो मुझे 36 मिल रहा है। क्या 36 18 का उल्टा हुआ रूप है? उल्टा रूप है? नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। 24 को चेक कर लो, 24 में तुम 18 ऐड करो, कितना आ रहा है? 8 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, 42। अब देखो 42 24 का उल्टा रूप है। जी हाँ, आंसर हमारा यही होगा। 42 को भी चेक कर सकते हो, 42 में 18 ऐड करो, 18 ऐड करने पर आपकी संख्या उलट जानी चाहिए। तो 8 और 2 10, 0 4 और 1 5 और 1 6 60 आया, नहीं होगा। 81 को भी चेक कर सकते हो, 81 प्लस 18 करोगे, 8 और 1 9, 8 और 1 9 99, नहीं हुआ। तो कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन बी। इसलिए इसको हम इस तरह से ट्रिक से करेंगे। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और कई बार रिपीट होता है ये प्रश्न परीक्षाओं में, तो इसे हमें लंबी मेथड से सॉल्व करेंगे, 2-3 पेज में होगा। इसको ट्रिक से इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलो। 2 अप्रतिच्छेदी वृत्तों पर खींची जा सकने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट विच कैन बी ड्रॉन टू नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल। ज्योमेट्री का, ज्यामिति का प्रश्न है, करने की कोशिश करिए सभी स्टूडेंट। क्या होना चाहिए? तो इन्होंने कहा है, चलिए जिनका हो रहा है वो करते जाइए, जिनका नहीं हो रहा वो इधर देखें। 2 वृत्त दिए हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, अलग अलग हैं। अब इन वृत्तों से स्पर्श रेखा खींचनी है, लेकिन कौन सी? उभयनिष्ठ होनी चाहिए, मतलब दोनों से होकर जानी है। स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं? वृत्त को छूते हुए जाने वाली रेखा को हम स्पर्श रेखा टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो ऐसी स्पर्श रेखा खींचनी है जो दोनों वृत्तों से होकर जाए। तो हम ऐसे खींच सकते हैं मैडम, एक तो ये हो गई, दूसरी हम ऐसे भी खींच सकते हैं मैडम, दूसरी ये हो गई, तीसरी हम ऐसे भी खींच सकते हैं, तीसरी हो गई, चौथी हम ऐसे भी खींच सकते हैं, है ना। ये थोड़ा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन 4 हो जाएगी। इसके अलावा और कोई सी तुम ऐसी स्पर्श रेखा खींच सकते हो जो दोनों से होकर जाए? कॉमन नहीं, तो कितनी हो गई? 4। कितनी खींच सकते हो? ज्यादा ज्यादा 4 खींच सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा कंप्लीट नर्सिंग असिस्टेंट का 50 क्वेश्चन का पेपर। सभी बच्चे जाने से पहले अपना स्कोर इस पेपर में आपका कितना रहा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जिनका 40+ स्कोर है उनका बहुत अच्छा स्कोर है, जिनका 35 है उनका भी अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत कर लो, 5 क्वेश्चन का जुगाड़ कर लो कि कौन से सब्जेक्ट में तुम्हारी कमी आ रही है उसको पूरा कर लो, और 40+ अपना स्कोर टेस्ट में यहाँ रखोगे तब जाके एग्जाम में तुम्हारी नैया पार लगने वाली है।
ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी कमियां दूर करते रहें, रिवीजन करते रहें। इसी तरह के पेपर हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जो स्कोर बढ़ाना चाहते हैं कि हम भी हमारा स्कोर बढ़ाएं मैडम, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रश्नों का खजाना मिलेगा। एमसीक्यू बैच चल रहा है, रिवीजन बैच, जिसमें हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी रिवीजन करवा रहे हैं, और अभी फिजिक्स का रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच कंप्लीट हो चुका है बेटा, थ्योरेटिकल पढ़ाया पूरा थ्योरी, वो आपको मिलेगा। रिवीजन बैच, दोनों बैच फ्री में मिलेंगे। 399 प्राइस है, इससे डाउन नहीं जाएगा। 399 में आपको सब कुछ, टेस्ट सीरीज, आपको फाउंडेशन बैच, आपको रिवीजन बैच, सब कुछ मिल जाएगा। जितना भी कंटेंट सोनू आर्मी क्लासेस का है वो सब मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैडम हम कौन सा क्या ज्वाइन करें, तो उनके लिए जो बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो ध्यान रखिएगा बेटा। इस तरह के 3 बैच आपको देखने को मिलेंगे। तो इन 3 बैच में से आपको जो ऊपर वाला बैच है कॉम्बो वाला बैच ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि कॉम्बो में ये वाला बैच और ये वाला बैच दोनों बराबर है आपके कॉम्बो के, तो कॉम्बो में दोनों बैच आपको फ्री मिलेंगे। कंबाइन कर दिया, बैच को अलग अलग ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, एक ज्वाइन कर लो, दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा रिवीजन करते रहो, और अपना जो कंटेंट है वो थोड़ा सा अच्छा रखो। कुछ भरोसा नहीं है पेपर का कि कैसा हो सकता है, हमें नहीं पता। हम हमारी तैयारी अच्छी रखें, पेपर लो लेवल का आएगा तो हम कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।